हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो डील करने वाली है सेक्शन नंबर 172, 173 एंड 174 ऑफ द सीआरपीसी। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या सीखा था, 164 और 167 को कवर कर लिया था। एक बार फिर से एक नया इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का, उसके अंदर एक नया चैप्टर आपका एक तरीके से बोल सकते हो, जहाँ पे आप पुलिस डायरी और पुलिस रिपोर्ट की बात करोगे। जो 174 के सेक्शन है उसके अंदर क्या रहता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। जो 174 है 5 है और 6 के अंदर आपकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें दे रखी है। और जो आपका 172 और 3 है वो आपका एक पुलिस डायरी की और पुलिस रिपोर्ट की बात करता है। तो जो सेक्शन 172 है उसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलते हैं 172 में डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी डायरी रखी जाएगी, अब डायरी कौन सी है कि जहाँ पे भी किसी इन्फॉर्मेट पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस डायरी का यूज़ करा जाएगा, एक वो। दूसरी क्या रहेगी, उसी के अंदर आपकी किन किन चीज़ों को कंटेन करेगा वो, जैसे कि जिस भी टाइम पे उसको इन्फॉर्मेशन मिली उस टाइम को रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद किस पर्सन को उसने अरेस्ट किया वो लिखेगा, किस जगह पे जाके उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है फर्दर जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सारी जगह के नाम लिखेगा। तो ये सारी जो चीज़ें उसके अंदर लिखी जाएगी वो सारी आपका पार्ट रहेगा उस पुलिस डायरी का। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जो आपका हेडिंग है वो डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन आपका जनरल है। बोलता है कि हर एक वो ऑफिसर जो कि आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर के अंडर में, शेल डे बाय डे, डेली की डेली क्या करेगा, एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन ए डायरी, जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग के अंदर जो कि डेली के स्टेप्स रहेंगे उन सबको रिकॉर्ड करता जाएगा एक डायरी के अंदर। सेटिंग फोर्थ द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, या फिर इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम, जब भी इंफॉर्मेशन उसके पास से पहुंची है उसी टाइम पे वो सेट फोर्थ कर देगा, उसी टाइम से वहाँ पे स्टार्ट कर देनी है उसके अंदर लिखना कि किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग उसने इन्फॉर्मेशन ली, कौन इन्फॉर्मेंट पर्सन था, कौन एक्यूज्ड है, कौन सा ऑफेंस उसने कमिट कर रखा है, किस जगह पे उसने ऑफेंस कमिट किया। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखता चलेगा। Setting for the time at which the information reached him, the time at which he began or closed his information, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है कि जिस टाइम पे उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी वहाँ से लेके जिस टाइम पे उसने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दिया वहाँ तक की सारी चीज़ें उसको लिखनी पड़ेगी, क्या क्या उसने स्टेप लिए हैं। द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखेगा, साथ में लिखेगा कि किस जगह पे वो गया था, किस जगह पे उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पर्पज से विजिट करी है, वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखेगा। एंड स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस असर्टेन थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी उसने सर्कमस्टांसेस उसने असर्टेन करें कि किस तरीके के सर्कमस्टांसेस आए थे उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पर्पज से, वो सारी स्टेप बाय डे आपकी सारी चीज़ें उस डायरी के अंदर लिखी जाएंगी। उसके बाद आपका बोलता है 1A क्या बोल रहे हैं, द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 का नोटिस देके पुलिस वाले ने किसी विटनेस को बुलाया, उसकी इन्फॉर्मेशन ली, उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा 161 के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर, उन सबको भी उस डायरी के अंदर लिखा जाएगा। पीछे पड़ा था ना कि जिसके अंदर जो भी रिकॉर्ड करेगा सारी स्टेटमेंट वो ईच ऑफ द पर्सन, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग यहाँ पे लिखता चलेगा। तो वही सेम चीज़ है कि उस पुलिस डायरी के अंदर 161 के अंदर ली गई सारी स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करा जाएगा, शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। फिर बोलता है 1B, द डायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। अब इसका पर्पस क्या रहेगा, जैसे ये क्या बोलना चाह रहा है 1B, यू बोलता है कि जिस भी टाइम पे उसने कोई भी डायरी लगानी है उसकी वॉल्यूम लिखेगा, अगर एक से ज़्यादा डायरी यूज़ हो रही है तो दूसरा उसके अंदर ये बोलता है कि उसके जितने भी पेज नंबर होंगे उसको भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। उसमें दो सिचुएशन रहती है, देखो, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी क्या करके प्रेस्क्राइब कर रखा है फॉर्मेट को, जहाँ पे डायरी पुलिस की जो रहती है उसको प्रोवाइड ही करवा रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसके अंदर तो आपके क्या रहेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट होएगा, उसके पेज नंबर है वो भी सारे लिखे होंगे। अब दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हो रही हैं, कई जगह पे ये होता है ना कि एकदम से पुलिस ऑफिसर कहीं भी गया हुआ है, उस टाइम पे एकदम से उसको इन्फॉर्मेशन मिली और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर दी। यहाँ पे क्या है, उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई जो भी आपकी स्टेशन हाउस डायरी वगैरह थी या केस डायरी थी वो नहीं लेके आ पाया, तो उस केस में क्या कर रहा है कि अपनी कोई भी पेज होगा, कोई भी उसकी जो डायरी उसके पास होगी उस टाइम पे उसी के अंदर लिखना स्टार्ट कर देगा डे बाय डे की सारी स्टेप्स को। अब ये इसके अंदर आपकी जो दो पर्पस रहते हैं, किस पर्पज से ये दोनों चीज़ें करी गई हैं, वॉल्यूम लिखना और आपके ड्यूली पेजिनेटेड है पेज नंबर वगैरह लिखने का पर्पज क्या रहेगा, ताकि अगर इन्फॉर्मेशन आपने जितनी कलेक्ट करी उसके बाद क्या कर रहे हैं कि पुलिस वाले उसका पेज नंबर नहीं लिख रहे, तो हो सकता है उसके अंदर पेज नंबर आपके ना लिखने की वजह से उसमें से कोई एक पेज निकाल भी लिया हो जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा गया था, या फिर आपके अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लिख के उसके अंदर बीच में इंसर्ट भी कर देंगे। तो इस तरीके की कॉन्कॉक्शन ना हो पाए, इन सब से बचने के लिए आपके
एक तरीके से सेफ गार्ड बता रखे हैं कि आपको उस पुलिस डायरी के अंदर आपकी पेज नंबर और ड्यूली आपकी क्या चीज़ें हैं, वॉल्यूम भी होनी चाहिए। वॉल्यूम कैसे, ABC या फिर 1 2 3, ये आपकी वॉल्यूम होनी चाहिए। फिर बोलते हैं सेकंड क्लोज के अंदर, जो भी आपका क्रिमिनल कोर्ट होगा मे सेंड फॉर द पुलिस डायरी ऑफ ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल। अंडर इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर उस केस को भेजा जा सकता है इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरी, उस डायरी को वो यूज भी कर सकता है, नॉट एज एन एविडेंस इन द केस बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। ट्रायल और इंक्वायरी के अंदर उस पुलिस डायरी को सिर्फ एड के पर्पज से, मतलब हेल्प लेने के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर उसको एज एन एविडेंस की तरह उस पुलिस डायरी का यूज नहीं करा जाएगा। थर्ड बोलते हैं नीदर द एक्यूज नॉर द हिज एजेंट, ना ही तो एक्यूज पर्सन ना ही उसका एजेंट पर्सन शैल बी इंटाइटल, उसको इंटाइटल नहीं किया जाएगा टू कॉल फॉर सच डायरी, उस डायरी के लिए वो डायरी नहीं मांग सकेगा, ऐसा इसके अंदर लिखा है। बोलता है कि जो आपका एक्यूज पर्सन होगा और उसका एजेंट जो है वो पुलिस डायरी की डिमांड नहीं कर सकता। नोर शैल ही और दे बी इंटाइटल टू सी देम, उनको देख भी नहीं सकता ना उनको वो मांग सकता है। देम मियरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा ये रेफर करी गई है, इस वजह से इनको यहाँ पे क्या है कि यूज करने का राइट और आपका इनको देखने का राइट उस एक्यूज का उसके एजेंट का नहीं होगा। बट इफ दे आर यूज बाय द पुलिस ऑफिसर, अब अगर उनको यूज करना है पुलिस ऑफिसर को तो क्या करेंगे, हु मेड देम, जिनने वो डायरी लिखी सिर्फ उन्हीं के लिए ये राइट रहेगा कि वो ही उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन किस पर्पज से यूज करेंगे, टू रिफ्रेश देयर मेमोरी, उनकी मेमोरी को सिर्फ रिफ्रेश करने के पर्पज से सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन एविडेंस में जाके उसको आप सिर्फ यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के पर्पज से। और इफ द कोर्ट यूज देम, अगर उनको कोर्ट यूज कर रही है तो किस पर्पज से यूज करेगी, सेक्शन 145 और सेक्शन 161 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंदर सिर्फ उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से ही उसको यूज किया जाएगा। क्या बोलते हैं, द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से उसको वो डायरी यूज कर सकता है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 एंड 145 एज द केस में बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई। सेक्शन 161 जो है वो आपका बोलता है कि जो एडवर्स पार्टी है उसको रिफ्रेश मेमोरी के पर्पज से यूज करना, और वो जो 145 है वो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पज से यूज करने के लिए बात हो रही है। तो जो कोर्ट होगी वो उस पुलिस डायरी को सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से ही उसको यूज कर पाएगी, अदर उस केस के अंदर किसी भी तरीके के एज एन एविडेंस की तरह उसको वो यूज नहीं कर सकेगा। तो ये सेक्शन आपका 172 था। तो एक तरीके से देखा जाए तो जनरली इस पुलिस डायरी की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ कोर्ट के द्वारा अपने केस को डिसाइड करने में एज एन एड की तरह उसको यूज कर सकता है, नॉट एज एन एविडेंस। फिर आपका सेक्शन 173 है, पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा है। पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में थी, जो 2 का क्लोज है वो मेरे को आप कमेंट करके बताओगे कि किस क्लोज के अंदर हमने डिस्कस किया था पुलिस रिपोर्ट को, और पुलिस रिपोर्ट होती क्या है। अब जो पुलिस रिपोर्ट 173 में दे रखी है, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब जो डायरी लगाई गई थी वो तो थी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग में, कि जिस टाइम पे आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस टाइम पे जो आप डायरी रखोगे। अब बोलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस ऑफिसर ने करी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका कंक्लूजन हो चुका, अब उसको जिस रिपोर्ट को तैयार करेगा वो 173 में बोलता है। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। अब यहाँ पे क्या है, अननेसेसरी डिले लिखा हुआ है, ना तो मैक्सिमम टाइम पीरियड दे रखा, ना यहाँ पे मिनिमम टाइम पीरियड दे रखा है, जो कि प्रेस्क्राइब करना होता था स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लॉ के द्वारा किया जाना चाहिए था। लेकिन इसका क्या है कि ऑपोजिट एक प्रोविजन दे रखा है एक तरीके का, कि 57 में क्या बोलता है कि अगर इन केस अगर वो 24 आवर्स के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाता तो अरेस्टेड पर्सन को क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया था उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो मैजिस्ट्रेट क्या कि उसको प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ पे 167 के प्रोविजन आगे लग जाएंगे जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। अब ये 173 क्या बोलते हैं कि जिस टाइम पे उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है तो उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी कि किन किन जगह पे गया था, केस का नाम लिखेगा, एक्यूज का नाम लिखेगा, विटनेस थे, किन किन चीज़ों को सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। अब पढ़ते हैं आगे। 1A बोलता है द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू द रेप ऑफ द चाइल्ड। अगर चाइल्ड रेप की केस हो रखा है तो उस केस में क्या करेगा, द इन्वेस्टिगेशन मे बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स यहाँ पे कर लेना है। आपके बेर्क में शायद 3 मंथ का लिखा हुआ, 2018 की जो आपकी एक अमेंडमेंट थी उसके अंदर आपके 2 मंथ यहाँ पे कर दिए गए। तो विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द एसएचओ। एसएचओ ने जिस टाइम पे भी चाइल्ड रेप की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन एफआईआर रिकॉर्ड करी थी उस दिन से लेके 2 मंथ के विद इन उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर देना है। सेकंड बोलता है एज सुन एज इट इज कंप्लीटेड, जिस टाइम पे भी वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उस केस में द एसएचओ शैल फॉरवर्ड टू ए मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस।
उस मैजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट भेज देगा जो कि उस केस के ऊपर कोग्निजेंस लेने के लिए इंटाइटल है ऑफ एन ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट, ए रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी प्रेस्क्राइब कर रखा है उस तरीके से उसकी रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे है, नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन किस तरीके की थी, नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जैसे विटनेसेस के नाम है उनके नाम लिख दिए जाएंगे, जिनको नोटिस दिया था उनके रिगार्डिंग लिख दोगे। फिर लिखोगे आपके वेदर द ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और इफ सो बाय हुम। चार्जशीट की रिगार्डिंग बात हो रही है कि अगर उसको लगता है कि ऑफेंस किसी ने कमिट किया है तो उसके रिगार्डिंग लिखोगे, वो वहाँ पे लिखेगा कि चार्जशीट हमने प्रोड्यूस करी है। फिर आपके जो अरेस्टेड पर्सन होंगे उनके नाम लिखोगे, फिर उनने अगर बॉन्ड दिए थे तो बॉन्ड लिखोगे, अगर बेलेबल ऑफेंस था बेल देंगे तो बॉन्ड के रिगार्डिंग सारा बेल दे दी है कि नहीं दी है सारी चीज़ उसके अंदर लिखते चलोगे। फिर बोलते हैं कि वेदर ही हैज़ फॉरवर्डेड इन द कस्टडी अंडर सेक्शन 170। अब यूँ बोलते हैं 169 के अंदर जहाँ पे एविडेंसेस इनसफिशिएंट थे तो उसको रिलीज किया जाता है, और 170 में क्या बोलता है, अगर वहाँ पे सफिशिएंट रीजंस थे तो उनको मैजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर बोलता है मेडिकल एग्जामिनेशन किसी वुमन की हो रखी है तो उसके रिगार्डिंग लिखोगे, जैसे 164 के अंदर 164A के अंदर रेप विक्टिम के रिगार्डिंग थी तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी हो सकती है उसने इकट्ठी करी हो, या फिर किसी भी तरीके की अदर जो आपके वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस के अंदर जो भी एग्जामिनेशन करी जाएगी उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर आपका बी सेकंड क्लॉज बोलते हैं द ऑफिसर ऑल्सो communicate in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person if any by whom the information relating to the commission of the offence was first given। किसके द्वारा सबसे पहले इसको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके रिगार्डिंग डिटेल लिखेगा। थर्ड बोलता है वेरी सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जो आपकी पुलिस का जो सुपीरियर ऑफिसर है हैज़ बिन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158। 158 के अंदर क्या देखा, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, किसके थ्रू हिज सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू ही रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। द रिपोर्ट शैल इन any case in which the state government by general or special order so direct be submitted through that officer। अब वो जहाँ पे रिपोर्ट तैयार करेगा उसी को 158 की तरह ही अपनी उस रिपोर्ट को उस सुपीरियर ऑफिसर की थ्रू ही उसको सबमिट किया जाएगा। एंड ही मे पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर भी आ सकते हैं। फोर्थ क्लोज बोलता है वेन एवर इट इज अपीयर्स फ्रॉम द रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर अगर रिपोर्ट आपकी अपीयर हो रही है मैजिस्ट्रेट को दैट द एक्यूज्ड हैज़ बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलीज कर दिया जाना चाहिए, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज एज इट थिंक फिट। अगर मान के चलो किसी को अरेस्ट करने के बाद प्रोड्यूस किया गया, उसको रिलीज नहीं किया गया था और मैजिस्ट्रेट के आगे जब भी उसकी पुलिस रिपोर्ट गई तो पुलिस रिपोर्ट के अंदर ऐसा अपीयर हो रहा है कि उस एक्यूज पर्सन को छोड़ दिया जाना चाहिए तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो दो चीज़ें रहेंगी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, या तो वो कोग्निजेंस ले लेगा या फिर उसको रिलीज कर देगा। अब दो चीज़ें रहती है ना पुलिस रिपोर्ट के अंदर, कैसे किस तरीके की पुलिस रिपोर्ट जाएंगी, देखो एक आपकी क्लोजर रिपोर्ट रहती है, एक आपकी चार्जशीट रहती है। क्लोजर रिपोर्ट क्या रहती है कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि उस बंदे ने कोई ऑफेंस नहीं कर रखा है, इस पर्सन को 169 के अंदर रिलीज कर दिया जाना चाहिए, तो उस केस के अंदर आपका क्या रहेगा, ये क्लोजर रिपोर्ट रहेगी। और जहाँ पे ये लगे कि किसी ऐसा कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट कर रखा है, उसको मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, चार्जशीट बोलोगे। तो ये आपका फोर्थ क्लोज के अंदर बता रखा है कि अगर यहाँ पे छोड़ना होगा तो बॉन्ड के ऊपर उसको छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे माना जाएगा उसने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर रखी है। फिफ्थ क्या बोलता है, व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज। यूँ बोलता है कि 170 अप्लाई होता है, मतलब जहाँ पे चार्जशीट जाती कि जिस केस के अंदर आपका ऑफेंस कमिट हो रखा है उस केस में द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अलोंग विद द रिपोर्ट के साथ उस एक्यूज पर्सन को भी फॉरवर्ड कर देगा मैजिस्ट्रेट को। क्या क्या लिखेगा, बोलता है ऑल द रेलेवेंट्स, आपके जो भी एक्सट्रैक्ट होंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन पर्पज टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब यूँ बोलता है कि जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे एक्सट्रैक्ट होंगे वो सारे के सारे भेजे जाएंगे, उनको छोड़ के जो कि उस मैजिस्ट्रेट को ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं उन सबको छोड़ के। बी बोलता है द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल द पर्सन्स whom द प्रोसिक्यूशन पर्पज टू एग्जामिन एज इट्स विटनेसेस। जहाँ पे 161 के अंदर जिसके रिकॉर्ड करे गए थे स्टेटमेंट वगैरह सारी, वो भी उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एक तरीके से ये क्या रहेगी, आपकी स्टेटस रिपोर्ट की तरह हो रही है कि स्टेटस रिपोर्ट उसको आगे बना के भेजनी पड़ेगी। सिक्स्थ बोलता है इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस, आपके कुछ पॉइंट्स उसने लिखे थे जो कि आपके अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, अननेसेसरीली क्या चीज़ें उसके अंदर लिख दी गई थी। मतलब एक बार तो ये होता है ना कि फ्लो में जब भी इंफॉर्मेशन आपके कलेक्ट कर रहे हैं तो जो जो चीज़ें लगी सारी की सारी उसने लिखता चला, लेकिन
पुलिस रिपोर्ट बनाने के टाइम पे या फिर बनाने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने जब उसने प्रोड्यूस किया तो वो बोल के ओरली बता सकता है कि ये आपका जो पार्ट है ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ दिस केस, तो उनको रिमूवल करने के रिगार्डिंग भी उसको बोला जा सकता है। क्या बोलता है, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग और दैट इट्स डिस्क्लोजर टू द एक्यूज्ड इज नॉट एसेंशियल, या फिर इस चीज के बारे में एक्यूज को बताया जाना एसेंशियल नहीं है, या फिर आपका इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में भी नहीं है, और इज इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो अननेसेसरी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या बोलेगा, ही शैल इंडिकेट दैट द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट अपेंड ए नोट रिक्वेस्टिंग द मैजिस्ट्रेट टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपीज, कॉपी में से उसके पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है मैजिस्ट्रेट से। कॉपीज कौन सी, टू बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड एंड स्टेटिंग हिज रीजन्स फॉर मेकिंग सच रिक्वेस्ट, अपने रीजन रिकॉर्ड करके वहाँ पे रीजन लिख के देगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो आपका पार्ट है उसको रिमूव करना है, उसके रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर अपने रीजन दे देगा, और उन कॉपीज़ को जो कि उस एक्यूज पर्सन को दी जानी है उस कॉपीज़ के अंदर से उस अनइम्पोर्टेंट पार्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। 7th बोलता है, वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फाइंडिंग इट्स convenient so to do, he may furnish to the accused copy of all or any of the document referred to in subsection 5. 5 के अंदर जो भी आपकी कॉपीज दे रखी हैं उनके रिगार्डिंग अगर लगेगा ठीक तो उसको कॉपी प्रोवाइड करवा देगा। 8th क्लोज है उसके अंदर बोलता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। 173 क्लोज 8 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, जिसके अंदर क्या बोलता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर क्या रहेगी कि एक बार जब भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को दे दी, उसके बाद आपके ऑर्डर आए हैं, बाद में जहां तक आपने इन्फॉर्मेशन रोकी थी उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है। पढ़ते क्या बोलते हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डिम टू प्रीक्लूड द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रीक्लूड कर दे या फिर एक्सक्लूड कर दे फर्दर इन्वेस्टिगेशन को। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, एक रिपोर्ट सबसेक्शन 2 के अंदर फॉरवर्ड करने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक दे, ऐसा ये सेक्शन नहीं बोलता है। And where upon such investigation the officer in charge of police station obtain the further evidences, जहाँ पे वो SHO रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कुछ अदर एविडेंसेस अगर रिसीव कर लेता है ओरल या फिर आपके डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर, ही शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट द फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड, जैसे भी तरीके से वहाँ पे प्रेस्क्राइब कर रखे हैं उसी फॉर्मेट के अंदर फर्दर एक रिपोर्ट बना के वहाँ पे भेज देगा। अब जो फर्दर रिपोर्ट है उसको बोल सकते हो सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लिख सकते हो इसके साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसको बोल सकते हो, जो आपका वर्ड लिखा फर्दर रिपोर्ट को, और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो उसी बेस पे बोली जाएगी कि उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी थी तभी उसको कुछ नए एविडेंसेस मिले हैं, उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग उसको कुछ नए एविडेंसेस मिलेंगे जिनको एक नई सी रिपोर्ट बना के उसको क्या करेगा, फर्दर रिपोर्ट वहाँ पे प्रोड्यूस कर दी जाएगी जो कि आपकी एज ए सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रहेगी, जो आपकी प्रीवियस रिपोर्ट सबमिट करी थी उसी की। And the provisions of subsection 2 and 6 shall as far as may be apply in relation to such report, such report कौन सी, जो बाद में सबमिट करी है उसके रिगार्डिंग भी आपकी 2 और 6 के जितने भी प्रोविजन थे 2 से 6 के बीच में वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। एज में अप्लाई इन रिलेशन टू द रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 के अंदर जैसे अप्लाई हो रहे थे उसी तरीके से आपके जो फर्दर रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी 2 से 6 के प्रोविजन अप्लाई होते चलेंगे। अब इसके अंदर एक कमेंट दे रखा है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, बोलता है मियरली बिकॉज 2 सेपरेट कंप्लेंट्स हैड बीन लॉज्ड, अगर 2 कंप्लेंट सेपरेटली कर दी गई हैं, डिड नॉट मीन दैट दे कुड नॉट बी क्लब टुगेदर, इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि दोनों को अपने क्लब टुगेदर नहीं कर सकते, एंड 1 चार्जशीट कुड नॉट बी फाइल्ड, उन दोनों का कंप्लेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक रिपोर्ट सबमिट ना करी जाए, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है। तो ये आपके सेक्शन नंबर 172 और 173 था, जिसके अंदर एक आपका पुलिस रिपोर्ट और दूसरा आपका एक पुलिस डायरी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट को डिस्कस कर लेंगे, सेक्शन 174, 175 एंड 176 को। तो अगर अब मेरी सारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। दूसरा, मेरे को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको वीडियोस कुछ लेवल की, वहाँ पे कुछ छोटे टॉपिक्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और बाकी इस चैप्टर के अंदर आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन रह गए हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।